आफ्ताब राणा। तो ओवैसी साहब जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, पर उनके मुंह से एक बार भी जय हिंद या जय भारत के नारे तक नहीं निकले। वो बहरूपिया है, जब भी तो नहीं लिया उसने नाम। अब पाकिस्तान वाली सोच रखते हैं वो लोग, यहाँ वाली सोच नहीं है ना। यहाँ कहूँगा तो यहाँ का बोलेंगे। अब जो आदमी यहाँ का खा रहा है, नहीं कहीं हरा नमक हराम कर रहा है, वो वैसी तो एक पागल है। और क्या, एक को बता दिए कौन सा मुस्लिम का विकास किया है उन्होंने, किस मुस्लिम के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। आपको डर नहीं लगता कि आप एक मुस्लिम युवक होके ओवैसी के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों डरूंगा मैं? क्यों डरूंगा मैं? तो ऊपर वाले से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं ऊपर अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से। ओवैसी क्या है? ओवैसी खाने को दे रहा है मुझे? ओवैसी मेरा देश चला रहा है क्या? मोदी जी चला रहे हैं देश। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, अपने प्रधानमंत्री की बुराई करूंगा मैं। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं एज ए प्रधानमंत्री? जी, राहुल गांधी अच्छे हैं, सही हैं, होने चाहिए, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। देश को फिर बर्बाद करना है, राहुल गांधी को ही बनाना चाहिए। बम धमाके नहीं हो रहे ना, करवाने हैं ना दोबारा। बहुत सी समुदाय ऐसे हैं जो अब बढ़ गए हैं, जैसे जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, 2-3 करोड़ थे पहले, अब 25 करोड़ हो गए। तो संविधान में आज भी वो अल्पसंख्यक कहला रहे हैं। तो 25 करोड़ नागरिक इस देश का अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? अपना नाम बता। आफ्ताब राणा। सवाल ये उठता है कि जब ओवैसी साहब जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, पर उनके मुंह से एक बार भी जय हिंद या जय भारत के नारे तक नहीं निकले। ऐसे इस पे क्या कहेंगे? तो वो बहरूपिया है, वो बहरूपिया है, जब भी तो नहीं लिया उसने नाम। ये ना क्या है, सिर्फ क्या मुस्लिम को ना बौखलाना चाहते हैं, मुस्लिम के दिल में एक डर पैदा करना चाहते हैं, तो सिर्फ ही है और कुछ नहीं है। वो वैसी तो एक पागल है। और क्या, इतने बड़े नेता हैं, जितने मुस्लिम समाज से आते हैं सब उनको फॉलो करते हैं, तो वो फिर पागल कैसे हैं? देखो हम तो मोदी जी को फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश का मोदी जी है, उसको फॉलो करेंगे। हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो देश में नफरत फैला रहा है, हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। हम उसको फॉलो करेंगे जो हमारे देश को आगे लेके जा रहा है, वो ले जा रहे हैं मोदी जी। तो वो भी तो लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े सपने ख्वाब देख रहे हैं देश को लेके, देश के खास करके देश के मुस्लिम समाज के लिए। बिल्ली के ख्वाब में शी चढ़ी आते हैं, और वैसे ही उनका आ रहे हैं। ठीक है ना, मोदी जी लेके चल रहे हैं देश को। अगर मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहे हैं मोदी जी। आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? सबको लेके चल रहा हो, ऐसी खुद कहते हैं कि जाति की और धर्म की राजनीति करनी हो तो बीजेपी वालों से सीखे, मोदी से सीखे। मोदी जी ने कहाँ की है बताइए आप योजना दे। मैं सुनो नहीं, किसको बांटा है? किसको बांटा है? ओवैसी बांट रहे हैं, विपक्ष नेता बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वही तो फैला रहे हैं। आप देखिए जहाँ भी दंगे होते हैं, कहीं कांग्रेस के फंसते हैं लोग, कहीं समाजवादी के फंसते हैं, ये फंसते हैं। बीजेपी का कौन सा फंस रहा है बताइए मुझे? कोई विधायक, कोई पार्षद दिन कहीं जा रहे हैं जेल में, कौन जा रहा है बताइए आप मेरे को? अच्छा, जब ओवैसी इस तरह के कोई भाषण दे रहे थे तो आपको नहीं लगता वो भारत के संसद भवन का भाषण नहीं था, वो किसी मुस्लिम देश से फिलिस्तीन के संसद भवन का भाषण हो? इनके आका ना पाकिस्तान में बैठे हैं सब क्या, इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, इनके जो वहाँ से इनको ऑर्डर मिलता है ना वही बोलते हैं। ये सब के सब ना, जितने ठगबंधन है ना, ये 28 का 28, 29वां ओवैसी हो गया, ये सब पागल हैं, सारे के सारे चोर है, भ्रष्ट हैं सब के सब। सिर्फ एक मोदी जी हैं। आप योजना दिया, हिंदू मुस्लिम की बात करें, आप योजना देखिए, आवास विकास योजना देखिए, उज्ज्वल योजना देखिए, आयुष्मान कार्ड देखिए, आप रोड देखिए, आप योजना देखिए, सबको मिल रही है। और सबसे ज्यादा मुस्लिम का लाभ क्या है मोदी जी ने? तो मुस्लिमों को तो कुछ लाभ ही नहीं मिल रही है मोदी सरकार में। मुस्लिमों पे तो अत्याचार हो रहे हैं। कौन, किस पे हो रहे हैं अत्याचार? ओवैसी कहते हैं। नहीं, किस पे हुआ है एक तो बताइए मुझे, अत्याचार किस पे हुआ है? मेरे पे तो आज तक क्यों नहीं हुआ। हमारे भी ना, मैं यूपी से ही हूँ, हमारे तो अत्याचार आज तक क्यों नहीं हुआ। अत्याचार किन पे हो रहे हैं? जो खनन माफिया थे, गुंडे थे, उन पे थे, जिन्होंने ग्राम समाज की सालों साल 100 सालों से जमीन कब्जा रखी, तो उन्होंने बिल्डोजर फिरा है। किस पे फिरा है बताइए आप मेरे को? कितने मस्जिद तोड़ दिए गए मोदी राज्य में, अभी हाल ही में तोड़ा गया है। मंदिर भी तो टूटा है। मंदिर भी तो अकबर नगर में ही तो बोल रहे हो ना आप। अल्पसंख्यक है ना मुस्लिम, उनको तो ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। मैं अब एक बात हो, बराबर लेके चलेंगे ना। अगर हिंदू को लेके चलेंगे तब मुस्लिम बुरा मानेंगे, मुस्लिम को लेके चलेंगे तो हिंदू बुरा मानेंगे। तो सबको साथ, मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेके चल रहे हैं। अब ये अकबर नगर में बिल्डोजर फिराए, मंदिर भी टूटा है, मस्जिद भी, हिंदू के भी घर टूटे, मुस्लिम के टूटे, सबको टूटा है। और पहले उनको घर मुहैया कराए गए, फिर बिल्डोजर फिराए। पर कहा जाता, विपक्ष की जितनी मीडिया है उनमें से दिखाया जाता है ऐसा कि जितने मुस्लिमों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं उसके 1% बुलडोजर भी हिंदुओं के घरों पे नहीं चल। मैम बेगुना के बता दीजिए किस पे फिराए बिल्डोजर? आप बेगुना बताइए किस पे फिराए बिल्डोजर? मैं आपसे पूछना चाह रहा, मैं भी देखती हूँ न्यूज़, आप भी देखते, तो बताइए किस पे फिराए बिल्डोजर?
एक का नाम बता दी कि उस पर फिराई बिल्डो बेगुना पे। मैंने बोला ना जो बदमाश थे, खनन माफिया थे, ग्राम समाज की जगह वो कर रखी थी, कब्रस्तान दबा रखे थे, शमशान दबा रखे थे, उन पे फिराए बिल्डोजर। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ओवैसी कहते हैं कि भारत माता की जय वो नहीं करेंगे, वो मानते नहीं है भारत माता को, जय हिंद नहीं बोलेंगे, तो समझ में नहीं आता उनको दिक्कत है क्या आखिर एक भारत माँ की जय बोलने। भारत माँ की जय बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा भारत है, भारत महान है हमारा। हाँ, तो बोलते क्यों नहीं है? मैंने भी मैम बोला था ना, उनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, हाँ। अब वो जो है ना वहाँ से ऑर्डर मिलेगा वो बोलेंगे। अब मुसलमानों को कैसे कब्जे में करना है? आका भले पाकिस्तान में बैठो, वो खुद तो रहते हैं भारत में, खा रहे हैं भारत में ही, रह रहे हैं, सब कुछ सही है। मैम सोच तो नहीं है ना, सोच भारत वाली ना, सोच तो वही वाली है ना। अब सोच होनी चाहिए यहाँ वाली, कहाँ वाली सोच है? अब पाकिस्तान वाली सोच रखते हैं वो लोग, यहाँ वाली सोच नहीं है ना। यहाँ कहूँगा तो यहाँ का बोलेंगे। अब जो आदमी यहाँ का खा रहा है, यही का नमक हराम कर रहा है। भारत माता की जय बोलने में क्या है, मैं बोलूँ कितना बुलवाना, 1 लाख बार 1 करोड़ बार हम बोलेंगे, हम भारत में रहते हैं। जब कोई भारत के बाहर से भी जब कोई बड़े चेहरे भारत में आते हैं और सभा संबोधित होती है तो उसमें भी वो जय श्री राम के नारे दे देते हैं, भारत माँ की जय बोल देते हैं, पर ओवैसी अपने ही शहर में रहते हैं, अपने ही देश में रह के भारत माँ की एक जय नहीं करते, और नहीं तो कहते कि वो मानते नहीं है। इसको कैसे देखो, इसका उदाहरण मैं दूंगा, ये ना मुस्लिम को सिर्फ पागल बना के रखा है इन लोगों ने। जैसे कांग्रेस हो गई अब तक के, नहीं 1947 अब तक के, अब आगे ओवैसी खड़े हो गए। अब इसका सोबड़ा साहब हुआ तो ओवैसी हो गए, अब पागल बनाना मुस्लिम को लग गया। मुस्लिम को वोट में कैसे खींचेंगे? अरे मुस्लिम की तरफदारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुस्लिम ना जो पहले एजुकेशन मांगे नहीं था, अब आगे बढ़ चुका, उसको पता लगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें अब पता लग चुका है। अच्छा, कहीं ना कहीं ओवैसी हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम समाज जो है उनको एक आइडियल के रूप में भी देखते, खास करके युवा। तो जब ओवैसी इस तरीके की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि उससे जो युवा है कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहा है, भड़क रहा है, गलत रास्ते पे चला जाएगा? मैम आज बताऊं, जितने भी मुस्लिम नेता है ना, मैं सीधा बोलूंगा, एक को बता दिए कौन सा मुस्लिम का विकास किया है उन्होंने, किस मुस्लिम के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। साले जितने भी मुस्लिम नेता है, मैं सबको कह रहा हूँ, बता दो कौन। ओवैसी ले लो, उससे नीचे ले लो, सारे के सारे, एक को बता दो सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक में इस्तेमाल किया गया, उनसे नारे लगवाए गए, झंडे पकड़वा गए, पोस्टर चिपकवाए गए उनसे, और कुछ नहीं करा उनका विकास। उनको नहीं मजदूरी पे रखा। अगर उन्हें बताना मुस्लिम नेताओं का ये है, मुस्लिम अगर बेचारा तरक्की कर लेगा तो नारे कौन लगाएगा, झंडे कौन पकड़ेगा, होर्डिंग कौन चिपकाएगा, तो उनको बेचारों को इसलिए रखा है। ये मुस्लिम युवा कब समझेंगे इस चीज को कि उनको सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? मैं समझते जा रहा, मैं भी तो युवा खड़ा हूँ, मुस्लिम युवा खड़ा हूँ, मैं भी समझ गया हूँ, आगे भी समझेंगे, समझते जा रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है कि जब कोई मुस्लिम युवा जब अपने ही लेके गलत चीजों पे जब आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसको जान से भी मरने की धमकी मिलने लगती है? कितने तो ऐसे हैं जो मर भी गए हैं, उनको मारा भी गया है। मैम देखो, जो जान से मारने की धमकी इस टाइम सरकार, देखो डबल इंजन की सरकार बच नहीं रहा है। जो धमकी देने वाला ना या तो ऊपर है या अंदर है। तो आपको डर नहीं लगता कि आप एक मुस्लिम युवक होके ओवैसी के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों डरूंगा मैम, क्यों डरूंगा? मैं तो ऊपर वाले से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं ऊपर अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से। ओवैसी क्या है? ओवैसी खाने को दे रहा है मुझे? ओवैसी मेरा देश चला रहा है क्या? मोदी जी चला रहे हैं देश। मैं मोदी जी का गुण गाऊंगा, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका गुण गाऊंगा ना। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, अपने प्रधानमंत्री की बुराई करूंगा मैं। पर आप जिस प्रधानमंत्री की इतनी बड़ाई कर रहे हैं उसी प्रधानमंत्री पे तो कई सारे आरोप लगते हैं। उनको चोर बोला जाता है, कहा जाता है कि अनपढ़ हैं, उम्र हो गई है, देश नहीं चला सकते हैं, मुस्लिमों को बांट रहे हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। अरे देखो 52 साल में तो मैम देश चला नहीं था, 10 साल में तो चला है ना। विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। अरे बुढ़ाई तो चला रहा है, वो बब्बर शेर है, वो चला रहा है। विपक्ष ये भी तो कहता है कि 10 साल में जितना हिंदू मुस्लिम हुआ है कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। 1947 से किसने किया हिंदू मुस्लिम? बताइए आप मेरे को। 52 साल में किसने किया हिंदू मुस्लिम? मोदी जी ने तो नहीं किया है। 10 साल में तो खत्म हुआ है भेदभाव। आप बताइए। विपक्ष तो कहता है 10 साल में ज्यादा है। मैम रोड देखिए आप, हिंदुस्तान के ठाक है, सब चल रहे हैं ना उस पर। ट्रीटमेंट सबको मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है, आवास विकास योजना सबको मिल रही है, तो भेदभाव कहाँ से है? बताइए आप। अक्सर झगड़े होते थे, बम धमाके कहीं पे हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखे बाबा जी का 8 साल में कार्यकाल जाके, बताइए दंगा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ पे है वहाँ पे? अच्छा, अगर मुस्लिमों की अगर वृद्धि नहीं हो रही तो उसके पीछे का कारण क्या है? मतलब कौन सी मानसिकता है, क्यों नहीं आगे विकसित हो रहा है, सबसे बिछड़े में आ जाते हैं? होगा मैम,
अब आएंगे 5 साल, अब इनमें बहुत कुछ होगा, इसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको भी, और हम भी हैं, आप भी यही हैं, तो बहुत बदलाव मिलेगा इसमें देखने अच्छा, कहते हैं कि मोदी जी जो खास करके मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। को। मैम किसको टारगेट किया है? योगी जी। नहीं, किसको करा है बताओ आप मेरे को, एक को भी नहीं किया टारगेट, बताइए आप किसको किया है? अरे यूपी में मुस्लिमों का बहुत बुरा हाल है, टारगेट किया किससे हूँ मैम? मैं तो उस जिले से हूँ जहाँ मैं बदमाश है ना, 5 बजे शॉप बंद हो जाती थी, 5 बजे शॉप बंद हो जाती थी। मैं उस यूपी से हूँ, सहारनपुर जिले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीना है, कहाँ से हैं? जामा मस्जिद। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मोदी राज में बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को और जो पुरुष हैं उनको टारगेट किया जाता है, आपको लगता है? जी हाँ, किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मतलब क्या किया जा रहा है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है जो लगता है कि मुस्लिमों पे टारगेट कर रहे हैं योगी जी? यही है कि बुर्खा पहन के ना निकलो बाहर, हाँ, सबसे पहले तो ये है। हाँ। और ये कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ा ले इंसान? बलात्कार हो रहा है, कोई रोक राकी नहीं है बिल्कुल भी। रात को लड़की बाहर नहीं निकल सकती, ये बुरा हाल है। अच्छा, कांग्रेस के राज्य में क्या माहौल था और योगी राज्य में क्या माहौल? नहीं निकल पा रही है सर, यूपी में निकल सकती है, नहीं निकल पा रही है। इतने बलात्कार हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, कई हुए हैं, और आप भी न्यूज़ें भी बहुत आ रही हैं, कोई ये नहीं है कि अलग से छुपी हुई है बात। योगी बाबा का काम कैसा है यूपी में? यूपी में तो देखो, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उनका अच्छा नहीं चल रहा काम। पर योगी बाबा ही तो एक ऐसे हैं नेता हैं जो साफा तौर पे कहते हैं कि इस मोड़ पे, इस चौराहे पे लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे मारे मिलोगे, और कहीं ना हद तक उन्होंने कई केसेस रेप के सॉल्व भी किए। रेप केसेस हुए हैं तो उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है। कई न्यूज़ें मैंने देखी हैं, ऐसा हुआ है कि बच्ची 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ यूपी के अंदर, उसको दोबारा उसको पकड़ा ही नहीं गया है, उसको अंदर डाला गया, उसके 3 लड़के पकड़े गए थे, उनको उसके बाद उनको छोड़ दिया गया 1 हफ्ते बाद। कहा जाता है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडे अब डरते हैं। नहीं, गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई है बिल्कुल भी। लड़की अकेली निकल ही नहीं सकती। आप मेरी बात ले लीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे निकलेंगे, मैं बुरखे के अंदर, बुरखे के अंदर छेड़ते हैं, मैरिड को नहीं छोड़ते। हाँ जी हाँ, दिल्ली में नहीं, मैं चांदबाग में रहती हूँ, भजनपुरा में रहती हूँ, और यूपी में भी मेरा जाना रहा है, गाजियाबाद में भी जाती हूँ मैं। यूपी में नहीं है, दिल्ली में है सर, दिल्ली में कैसे? नहीं, दिल्ली नहीं, गाजियाबाद में भी गई हूँ मैं, यूपी में भी यही हाल है। नहीं है, यूपी में भी। दिल्ली में किसकी सरकार में? कहाँ है मैम? दिल्ली में मोदी की है, केजरीवाल। केजरीवाल की? जी। केजरीवाल, आप दिल्ली में रहती है प्रॉपर? जी हाँ। तो अगर दिल्ली में आपके साथ छेड़छाड़ होता है तो इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जिम्मेदार होंगे या यूपी के मुख्यमंत्री? वो तो आपने यूपी की मेरे से पूछा तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है कि बुरा हाल है या आपने कहा मैं बुर्का पहन के निकलती हूँ तो बुर्का के अंदर भी छेड़छाड़ हो? जी हाँ, मैंने आपको बुरखे का इसलिए बताया, आपने कहा मुसलमान के साथ क्या क्या हो रहा है, तो मैंने उस बात पे बताया। बुरखे को देख के छेड़ा जाता है। अच्छा, सिंपल में निकल के जाओगे ना यूपी में तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और आप बुरखे में चले जाओगे तो आपको फट से रोका जाएगा वहीं पर ही। अच्छा, योगी सरकार के द्वारा, सॉरी मोदी सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था जो खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए था, ट्रिपल तलाक। इसको कैसे देखते हैं हम? कितना सही डिसीजन था आपके लिए, गलत डिसीजन? नहीं, वो तो हमारे मजहब में जो है वो तो हमारा चलता आ रहा है, हमें ऐसा कोई वो नहीं चाहिए। ट्रिपल तलाक आप समझती हैं क्या? हाँ हाँ, ट्रिपल तलाक क्या होता है? मैं मैरिड हूँ, मुझे पता है क्या होता है, पर हमें नहीं चाहिए ये। नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं। मतलब गलत था? हाँ, हमारे लिए तो गलत है। जो हमारा इस्लाम चलाता आ रहा है हम तो वही चलाएंगे। ट्रिपल तलाक जो है। और क्या क्या काम होना चाहिए? काम तो सब सही हो रहा है, हाँ। क्या आज कहा जाए इसमें। अच्छा, राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं एज ए प्रधानमंत्री के चेहरे? जी, राहुल गांधी अच्छे हैं, सही हैं, होने चाहिए, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हाँ। बनने चाहिए, वो उन्हीं को बनाना चाहिए। हाँ। देश को फिर बर्बाद करना है, उनको ही बनाना चाहिए। क्या? देश को फिर बर्बाद करना है, उनको ही बनाना चाहिए। हाँ। क्या कह रहे हैं? देश को फिर बर्बाद करना है, राहुल गांधी को ही बनाना चाहिए। बम धमाके नहीं हो रहे ना, करवाने हैं ना दोबारा। ये तो आपने चुनाव में देख लिया, उन्होंने जो मुद्दा बनाया वो संविधान का ही बनाया। और दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया। मुस्लिम वोट बैंक उनके फेवर में पहले से ही था। तो संविधान पे इन्होंने जो झूठी अब्बा उड़ाई के संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल दिया जाएगा, तो ये जो अब्बा उड़ी वही कारण बनी कि आज बीजेपी या एनडीए कम सीटों पे सिमट कर रह गया। हाँ। पर कहीं ना कहीं जो भी अफवाह उड़ी थी वो तो सच थी ना, तभी तो जनता ने फटाफट जितने खटाखट जितने वोट देने थे सब विपक्ष को स्ट्रॉन्ग कर दिया वोट दे के। देखिए,
आप कह रही सत्य थी। हाँ, बीजेपी 10 साल राज की, संविधान बदल दिया बीजेपी ने। हाँ, पर कहीं ना कहीं जनता के तो दिमाग में यही था ना कि बदल देंगे। बताओ, आप स्कूल कॉलेज पढ़ी होंगी, हाँ, सिलेबस चेंज हुए होंगे, हाँ, तो संविधान में अगर कोई खामी है और समय के अनुसार उसे हटा देना चाहिए, तो भूल सुधार तो होनी चाहिए ना। स्कूल की पढ़ाई में भी भूल सुधार होता है, इतिहास को अदला बदली की जाती है, लेकिन जब अपने देश को आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए हैं, तो 70 साल में क्या हमें पुराने ही संविधान पर डटे रहना चाहिए? अब बहुत सी समुदाय ऐसे हैं जो अब बढ़ गए हैं, जैसे जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, 2-3 करोड़ थे पहले, अब 25 करोड़ हो गए, तो संविधान में आज भी वो अल्पसंख्यक कहला रहे हैं। तो 25 करोड़ नागरिक इस देश का अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? ये भूल सुधार होनी चाहिए संविधान में। पर फिर भी तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ है ही नहीं संविधान में जो सुधारने लायक हो, अब फिर भी ये बदलने की कोशिश करेंगे तो हम डट के सामना करेंगे। सुनिए, वो तो वोट बैंक की राजनीति है, उन्हें पता है कि 25 करोड़ मुस्लिम उनकी तरफ वोट करता है, तो वो तो उसी फेवर में बात करेंगे। और बीजेपी कह रही है कि भाई, बीजेपी अभी जो मुद्दा चला रही थी वो था हिंदू का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा। तो बीजेपी 80 वर्सेस 20 की लड़ाई लड़ रही थी यूपी में एक समय, तो वही लड़ाई वो लोकसभा चुनाव में भी लड़ना चाहती थी, लेकिन हिंदुओं ने दगा कर दिया बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। तो बीजेपी जो हिंदुओं ने दगा किया है तो इसी पे तो किया है ना, उनको भी तो डर था ना कि संविधान खतरे में आ जाएगा, हम खतरे में आ नहीं जाएंगे। था, आप लोग जातियों में बटे हुए हो, आप लोग लाभ और लोभ के पीछे आप किसी को भी अपना राजा बना देते हैं, किसी को भी सांसद विधायक बना देते हैं, डर नहीं है। भारत का कोई नागरिक डरा हुआ नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की, या डर तो किसी के अंदर नहीं है, लेकिन लोभपना खा जाता है, और लोभपना आज खा गया देश की राजनीति को। यही वजह है कि आज एनडीए को कम सीटें मिली। पर इसी वजह से तो राहुल गांधी या जितनी विपक्ष पार्टियां सब खुश तो नहीं है कि हमने संविधान बचा लिया इतनी सीटें लाके। कितनी सीटें आई हैं? जितनी भी आई है विपक्ष स्ट्रॉन्ग है तो अभी कितनी आई हैं कांग्रेस की सीटें? 100 भी नहीं आई हैं। आप 3 पंचवर्षीय में बीजेपी अभी कितनी ले आई है? एनडीए जितना ले आया ना, 3 पंचवर्षीय मिलके भी कांग्रेस उतनी सीटें नहीं ला पाया है। फिर किस बात का घमंड कर रहा है कांग्रेस? पर जितने बीजेपी कह रहे थे कि 2-3 सीटें भी नहीं आएगी, यहाँ पे 99 सीट आई है कांग्रेस। तो प्रयास तो हर कोई करता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 2 यात्राएं राहुल गांधी ने निकाली, उनका प्रयास थोड़ा सफल हुआ और उनका प्रयास सफल नहीं हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करते और बहुजन समाज पार्टी एक्टिव होकर काम करती ना, तो आज भी इनकी उतनी सीटें आती जो 2019 में आई थी। अच्छा, पर विपक्ष कह रहा है कि इतना क्या दिक्कत है, नरेंद्र मोदी को इमरजेंसी जब लगी तब लगी, अब उसका बार बार मुद्दा क्यों उठाते हैं? और कोई मुद्दा नहीं है। अरे तो गोधरा जब हुआ था, आप भी तो गोधरा को आज तक याद करके मोदी जी को कोसते हो, तो अगर 75 में इमरजेंसी लगी तो आज भी वो मुद्दा उठेगा ना। क्यों? इतिहास में वो दर्ज हुआ है मुद्दा। आपने किस तरह नेताओं पर अत्याचार किया, किस तरह आम नेताओं को, विरोध करने वाले जर्नलिस्टों को आपने जेल में डाला, वो तो इमरजेंसी का हर कोई जानता है क्या हुआ था उस समय। पर उस दिन को काला दिन क्यों घोषित कर दे रहे हैं? कह रहे काला ब्लैक डे मनाया जाएगा। बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में अभी तक तो इमरजेंसी नहीं लगी है। इमरजेंसी लगी कांग्रेस के कार्यकाल में, तो धब्बा कौन है? कांग्रेस है धब्बा। तो ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी, लगा दिया, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, तो लग गई। अच्छा, आप मेरे से सवाल करें और इसी बात पे आपको कल जेल में डाल दिया जाए तो क्या गुनाह नहीं है? वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। इमरजेंसी यही थी। आपने मुझसे सवाल किया जायज, और मुझे बुरा लगा और मैंने आपको उठा के जेल में पटकवा दिया। पर आजादी भी तो उसी कांग्रेस ने दिलाई थी जिसने इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस बनाई किसने थी? पत्रकार महोदय आप बताओ मुझे। कांग्रेस बनाने वाला खुद ब्रिटिश नागरिक था। क्या ब्रिटिश नागरिक आजादी की लड़ाई लड़ सकता था? कांग्रेस का जो संस्थापक था वो ब्रिटिश नागरिक था। तो ब्रिटिश नागरिक क्या भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता? लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता सेनानियों ने। उसमें केवल महात्मा गांधी, नेहरू जी शामिल नहीं होते, उसमें हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया और बलिदान हुए देश के लिए, लेकिन नाम 2 लोगों का हुआ। कांग्रेस ने भी तो अपने परिवार वालों की खून की बलि चढ़ाई है। बलि नहीं चढ़ाई है। जिस तरह आज नरेंद्र मोदी जी की कार पे चप्पल फेंकने पर राहुल गांधी खुश हो रहे थे, तो आपने भी कहीं ना कहीं सिख समुदाय पर अत्याचार किया, तब आपको गोली मारी गई थी। ठीक है, तो खुश तो फिर विपक्ष को भी उस समय होना चाहिए था। जिस तरह मोदी जी की गाड़ी पर चप्पल फेंकने पे आज राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, तो और फिर ये कहते हैं हम तो अहिंसावादी पार्टी हैं। तो इंदिरा गांधी का जब हुआ तब उसके बाद हजारों सिखों का क्यों
उनको जलाया गया टायर डाल डाल के। आप अहिंसा का पक्ष लेते रहे हो तो अहिंसा का तो मतलब ही यही है, कोई एक गाल को चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर देना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी को आगे कर देते सिख समुदाय के आगे। अच्छा, पर ये गलत नहीं है कि आजादी दिलाने में पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा भरोसा जो था, प्रोग्रेस था, सब कांग्रेस था और कंगना रनौत कहती हैं कि 2014 के बाद तो देश को आजादी मिली है। कई क्रांतिकारी ऐसे यहाँ खड़ी हुई जनता जानती नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस अधिकतर लोग जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को अधिकतर लोग जानते हैं, क्या खुदीराम बोस को अधिकतर लोग जानते हैं? इस देश के जो 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया था, पूछो इनमें से अगर खुदीराम बोस को कोई जानता हो तो। मंगल पांडे को कितने लोग जानते होंगे? शहीद उधम सिंह को कितने लोग जानते होंगे? जानते हैं कि पूछो इनमें से? नहीं जानते होंगे, उनका इतिहास नहीं पढ़ा होगा। क्यों? राहुल गांधी परिवार ने केवल नेहरू गांधी का इतिहास पढ़ाया, आपको मंगल सिंह का इतिहास नहीं पता, आपको उधम सिंह का इतिहास नहीं पता, आपको खुदीराम बोस का इतिहास नहीं पता। कई क्रांतिकारी जवानी की उम्र में शहीद हो गए तो बलिदान बहुत था कि ये बुढ़ापे में शहीद हो गए। इनका ये तो शहीद भी नहीं हुए, इनको तो गोलियां मारी गई हैं, वो भी देश के लोगों ने गोलियां मारी हैं। महात्मा गांधी देश के लोगों के द्वारा मारे गए, और जिस आदमी को देश के लोग मार रहे हैं कहीं ना कहीं वो देश भावना के शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं बंटवारे के शिकार हुए हैं। विपक्ष तो यही मान के चलता है ना कि देश का, भारत का सबसे बड़ा नेता जो था नेहरू ही थे और गांधी थे। भाई मैं तो देश के लोगों से ही पूछ रहा हूँ ना, फिर सुभाष चंद्र बोस कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे? उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता के चेहरे पे अगर मान रहा है विपक्ष तो राहुल गांधी को मान रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार ने आजादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ था उनका। अरे तो विपक्ष के मानने से क्या होता है? 150 करोड़ हिंदुस्तानी तो माने राहुल गांधी को अपना लीडर। अगर राहुल गांधी को लीडर मान रहे होते तो प्रधानमंत्री बना दिया होता। माने तो तभी तो खटाखट इतने वोट। अरे अभी तो राहुल गांधी को कोई विपक्ष का लीडर भी नहीं मान रहा है। क्या उनके गठबंधन के लोगों ने विपक्ष का लीडर बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? विपक्ष तो कह रहे हैं राहुल गांधी को कोई लालच ही नहीं है सत्ता का। विपक्ष इनसे छटक के भाग रहा है और ये विपक्ष से छटक के भाग रहे हैं। अब आ रहा है यूपी का चुनाव, यूपी के चुनाव में क्या गठबंधन में चुनाव लड़ लेंगे अखिलेश यादव? अब आ रहा है दिल्ली का चुनाव, क्या गठबंधन में आम आदमी पार्टी इनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में इनको लात मार दी। ये तो दिखावेगा गठबंधन था केवल मोदी को हराने के लिए, फिर भी ये मोदी को हरा नहीं पाए। खुश हैं, इतने से ही खुश हैं कि हमने संविधान बचा लिया है। राहुल गांधी कहीं नहीं, ये राहुल गांधी जो थे इतने में खुश हैं कि उन्होंने संविधान बचाया। संविधान खतरे में ही कब तक संविधान खतरे में होता? आप जैसे लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर पा रहे थे क्या? संविधान खतरा है तो राहुल गांधी के परिवार भी आजादी नहीं दिलाते तो आप हमें यहाँ खड़े। संविधान खतरे में तो 1984 में आया, 1975 में आया, जब इमरजेंसी लगाई गई, जब सिक्कों का कत्लेआम किया गया। संविधान तो खतरे में जब आया ना, जब भीड़ तंत्र इस देश में हावी हो गया, फिर जब तंत्र को छोड़ के भीड़ तंत्र हावी हुआ तभी सिक्कों का कत्लेआम हुआ। भीड़ तंत्र हावी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी है जैसे इंदिरा गांधी तानाशाही थी, तभी तो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। अब वो लोग तो बात नहीं करेंगे ना इन सब चीजों पे। अच्छा, कंगना रनौत को लोकतंत्र के देश में एक जो वर्दी पहने हुए ऑन ड्यूटी एक जो वुमेन है, वो सीआरपीएफ की जो एक वुमेन है, वो एक थप्पड़ जड़ देती है एक एक्ट्रेस को, एक सांसद को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए आजकल जरूरी नहीं है वर्दी जो पहना है वो भी देशभक्त हो, ठीक है? वर्दी पहने, वर्दी की इज्जत है, लेकिन वर्दी पहने आप वर्दी की इज्जत नहीं रखोगे तो आपको कोई सलूट नहीं मारेगा। आप वर्दी पहन के क्रिमिनल जैसा काम करोगे तो कोई आपको सलूट नहीं मारेगा। आज कंगना रनौत को हिमाचल की जनता ने उनको संसद में भेजा है, आप उसमें थप्पड़ मारोगे ना उनके ऊपर तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा। पर विपक्ष तो खुश है, कह रहा है कि एक झाटा पड़ा था, 2-4 और पड़ गए। विपक्ष तो उस खालिस्तानी की जीत पे भी खुश है, अमृतपाल सिंह की जीत पे भी खुश है। जो भारत का विरोध कर रहे हैं, जो खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, उन लोगों की जीत पे आज विपक्ष खुश है। तो जान लो विपक्ष कहाँ खड़ा है। विपक्ष तो हर उस काम से खुश है जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं लोग।